हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम लोग पिछले 2-3 एपिसोड से बात कर रहे हैं कि जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का, इसमें किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। कम से कम लॉसेस हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि हमने आज से 1-2 साल पहले सर्वे किया तो हमने देखा कि हमारे जो लोग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं और फील्ड पे रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनका रिपीट फेल्यूर बहुत ज़्यादा है। और ये रिपीट फेल्यूर कहीं ना कहीं हमारा मेजर जो प्रॉफिट का जंक होता है, प्रॉफिट हमारा होता है, उसको ले जाता है। तो पिछले 2-3 एपिसोड्स में हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को प्रिपेयर करें, उसको रिपेयर करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और लॉसेस से बचाया जा सके अपने आप को। तो हम लोगों ने बात की थी कि जिस वक्त हम लोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें जिसकी वजह से रिपीट होता है। एक तो लीकेजेस बहुत ज़्यादा हमको परेशान करते हैं। हम जो ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो सीखना चाहिए ब्रेजिंग को। अभी तो एल्युमिनियम कॉपर ब्रेजिंग भी आ गई है और कई हमारे वीडियोज़ हैं जिसमें हम लोगों ने ब्रेजिंग के बारे में बात करी है। ब्रेजिंग बेसिकली दो पाइप के बीच में जो मटेरियल फिल होता है उसी को ब्रेजिंग कहते हैं। और प्रॉपर अगर हमने हीट किया है, अगर हमारा हीटिंग इक्विपमेंट जो हमारी ब्रेजिंग टॉर्च है और जो हमारा फिलर मटेरियल है, जो हमारा ब्रेजिंग रॉड है, ये दोनों सुपीरियर क्वालिटी के होंगे तो हमेशा हमेशा अच्छी क्वालिटी का जॉइंट लगेगा। और बिलीव करिए, जो आप ऊपर से माल टपका देते हैं, उसको फैला देते हैं, वो कभी भी ब्रेजिंग अच्छी नहीं होती है। जब भी गर्मी की वजह से पाइप एक्सपैंड होता है या सिकुड़ता है तो वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं और धीरे धीरे 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर में रेफ्रिजरेंट वहाँ से लीक कर जाता है। जब भी ब्रेजिंग करें तो दोनों पाइप को गर्म करें। पाइप की गर्मी से हमारा पाइप की गर्मी से हमारा फिलर मटेरियल मेल्ट होना चाहिए, रॉड हमारी मेल्ट होना चाहिए। और जब पाइप की गर्मी से रॉड मेल्ट होगी तो कैपिलरी एक्शन से वो रॉड का जो मटेरियल है वो अंदर खींच जाने वाला है। फिर हम लोगों ने चोकिंग की बात की थी कि हमारे सिस्टम में लीकेज के साथ साथ हमको प्रॉब्लम चोकिंग की भी बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम चोकिंग की बात करें, आपकी 75% प्रॉब्लम जो है वो लीकेज और चोकिंग की वजह से रिपीट होती है। चोकिंग के लिए लोग फ्लशिंग करते हैं, फ्लशिंग के लिए वही कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं जो मशीन में लगा है। हम अगर सेम कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लशिंग के लिए तो यूं समझ लीजिए कि हम एक नए कंप्रेसर की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, हम उसकी जान ले रहे हैं। क्योंकि कंप्रेसर तो कंप्रेशन करेगा, 5 सीसी का उसका पिस्टन है, एयर को कंप्रेस करेगा और एयर में मॉइस्चर होता है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हमारा कंप्रेसर अंदर खींच लेगा, इकट्ठा कर लेगा। 5 सीसी का पिस्टन जब कंप्रेशन करेगा तो 1 मिनट में करीब करीब 2850 बार वो आगे पीछे होगा और करीब करीब 14-15 हज़ार सीसी हवा को कंप्रेस कर देगा। अगर 1000 सीसी में 3-4 ml पानी भी है तो करीब करीब 20-25-30 ml पानी आपके सिस्टम में भर जाएगा। और चोकिंग करने के लिए तो 2 ml बहुत होता है, क्योंकि कैपिलरी का मुंह बहुत बड़ा नहीं है, 2 ml से ही चोकिंग हो जाती है। तो एकदम फ्लशिंग नहीं करेंगे हम लोग, एकदम फ्लशिंग नहीं करेंगे कंप्रेसर से जो आपने अपने सिस्टम में लगाया है, जिसको आगे भी काम करना है। अगर दोस्तों फ्लशिंग करना है, फ्लशिंग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो आपके पास प्रॉपर नाइट्रोजन का इंतज़ाम होना चाहिए। और नाइट्रोजन के साथ साथ हम लोग 2 स्टेज का रेगुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 2 स्टेज का रेगुलेटर आपकी जान को, आपके सामान को, आपकी वर्कशॉप को हमेशा बचा के रखता है। तो फ्लशिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर फ्लशिंग का सिस्टम है और अगर आपके पास सिस्टम नहीं मौजूद है तो किसी भी हालत में कंप्रेसर से फ्लशिंग मत कीजिए। बहुत कम रेफ्रिजरेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल फिल हो, लेकिन हमारा ब्रेन ये सोचता है कि हमेशा ऑयल भर गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 2%, 5% ऐसे होते हैं रेफ्रिजरेटर जिसमें ऑयल फिल होता है। और अगर ऑयल फिल हो रहा है तो फिर कंप्रेसर को भी देखना पड़ेगा कि कंप्रेसर क्यों ऑयल पुश कर रहा है। तो फ्लशिंग की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास फ्लशिंग का इंतज़ाम
नहीं है। नाइट्रोजन प्रॉपर रेगुलेटर के साथ तो बढ़िया फ्लशिंग करिए। तो अगर हम दो मेजर चीजें हमारी चोकिंग और ब्रेजिंग इनको इम्प्रूव कर लें, चोकिंग ना होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेजिंग होना चाहिए, तो हमारे करीब करीब 70-75% रिपीट एकदम खत्म हो जाएंगे। और कंप्रेसर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो फ्लशिंग करना ही नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो हम जानबूझकर अपने सिस्टम में बाहर की गंदगी फिल कर रहे हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैक्यूम करना। बहुत से लोग सेल्फ वैक्यूम जैसी बात करते हैं, या खासतौर से एयर कंडीशनर में कि हम चार्जिंग लाइन खोल देंगे तो सारा वैक्यूम हो जाएगा। दोस्तों, सब झूठ मूठ की बातें हैं। सेल्फ वैक्यूम जैसा कोई वैक्यूम सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। प्रॉपर वैक्यूम पंप से 2 स्टेज का रोटरी पंप हो, अगर आप रेफ्रिजरेटर की या डीप फ्रीजर की वैक्यूम कर रहे हैं, और सिंगल स्टेज का वैक्यूम पंप भी यूज कर सकते हैं अगर आप एयर कंडीशनर में वैक्यूम कर रहे हैं। माइक्रोन गेज आपके पास होना चाहिए, या वैक्यूम को देखने की कोई घड़ी होना चाहिए, कोई आपके पास गेज प्रॉपर वैक्यूम टेस्टिंग का होना चाहिए। बार गेजेस आते हैं वैक्यूम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग गेजेस आते हैं। उनको बहुत से लोगों के माइंड में यह है कि चलो आधे घंटे वैक्यूम कर दिया है। हम भी जब कभी फील्ड पे जाते हैं या इंजीनियर से, टेक्नीशियन से या वर्कशॉप से बात करते हैं तो कहते हैं सर आधे घंटे वैक्यूम करते हैं। टाइम का कोई रोल वैक्यूम में नहीं है। जब वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम मीटर से ही पता लगेगा कि वैक्यूम हुआ कि नहीं हुआ। एक वैक्यूम पंप ही प्रॉपर वैक्यूम करने की क्षमता रखता है। अगर आप कंप्रेसर दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पुराना कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, वैक्यूम नहीं होगा। अगर एक बबल भी उसमें रह गया है हवा का तो कैपिलरी में जाके फंसेगा, और कैपिलरी में फंसेगा तो हेड प्रेशर बढ़ेगा, कूलिंग कम होगी, रेफ्रिजरेंट के रास्ते में रुकावट आएगी, तो कूलिंग कॉइल के ऊपर भी प्रॉपर रेफ्रिजरेंट एक्सपैंड नहीं करेगा, शायद वहां उतना रेफ्रिजरेंट पहुंचेगा भी नहीं, तो कूलिंग कम होने वाली है, हेड प्रेशर बढ़ने वाला है। और 410 में वही प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा अगर हेड प्रेशर बढ़ गया तो डेंजरस हो जाता है, ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम वैक्यूम जरूर करेंगे, लीकेजेस को प्रॉपरली चेक करेंगे, अच्छे से ब्रेजिंग करेंगे। हमारा सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम चोक नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कैपिलरी का और क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखेंगे। एयर में हमको कंप्रेसर नहीं चलाना है, एयर से फ्लशिंग नहीं करना है। अब हमने प्रॉपर वैक्यूम कर लिया तो एक वक्त आता है कि गैस चार्ज करना है। अगर हम एसी का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आउटडोर में तो रेफ्रिजरेंट चार्ज होके ही आता है। उसमें तो खाली आपने सिस्टम को कनेक्ट किया, इंडोर को कनेक्ट किया, वैक्यूम किया और अपने रेफ्रिजरेंट को ओपन कर दिया लीक टेस्ट करके। लेकिन अगर आपको रिचार्ज करना है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर हो, तो आपको तौल के ही चार्ज करना चाहिए। अभी बहुत सस्ते, बहुत अच्छी क्वालिटी के वेइंग स्केल आ रहे हैं। हम नेट पर जाके वेइंग स्केल डालेंगे तो बहुत तरह के वेइंग स्केल आ जाते हैं। एक छोटा सा घड़ी जैसा वेइंग स्केल अभी हमने देखा, 275-300 रुपए का इसकी वैल्यू है, और 50 किलो तक, 50 केजी तक वो कैलकुलेट करता है, वे कर सकते हैं आप। हदिये के जो घर में गैस का सिलेंडर आता है उसी को भी, उसको भी आप तोल सकते हैं उससे। और 5 ग्राम की एक्यूरेसी है अगर आप 10 केजी तक वेट कर रहे हैं, और आपके सिस्टम में मेजरली अगर हम डोमेस्टिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 10 केजी से ऊपर का तो कोई काम ही नहीं होता है। तो तौल के रेफ्रिजरेंट चार्ज कीजिए। बैक प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता है। हर मौके, हर मौसम पे बैक प्रेशर डिफरेंट हो सकता है। जाड़े में चार्जिंग कर रहे हैं अलग बैक प्रेशर होगा, गर्मी में चार्ज कर रहे हैं अलग बैक प्रेशर होगा। 410 का बैक प्रेशर में तो बहुत वेरिएशन है, कहाँ कहाँ चेंज कीजिएगा। इसलिए दोस्तों, तौल के चार्ज कीजिए। तो अगर हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, रिपीट को रिड्यूस करना चाहते हैं, एक बढ़िया सर्विस करके हम रेफ्रिजरेटर देना चाहते हैं, कस्टमर के नंबर बढ़ाना चाहते हैं, बहुत से कस्टमर हमारे पास हों, वो प्रॉफिट कमाएं, तो क्या है, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव हमको अपने सिस्टम्स में करना ही चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसे की बचत, पैसे को बचाना, ये पूरी एक अलग साइंस है। हम जब नोट डाउन करते हैं कि कहाँ कहाँ मेरे खर्चे कितने कितने हो रहे हैं, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ से खर्चे को बचाया जा सकता है। कभी भी खर्चा हम अच्छे इक्विपमेंट्स को खरीदने में नहीं बचाते हैं, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के बढ़िया इक्विपमेंट हमेशा एंड ऑफ द डे हमको प्रॉफिट देंगे। तो आपके पास एक अच्छा सा लीक डिटेक्टर होना चाहिए, एक अच्छा सा वैक्यूम पंप होना चाहिए, एक अच्छा सा आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, क्योंकि अभी इन्वर्टर के आपको जब
आउटपुट देखेंगे, इन्वर्टर कंप्रेसर्स को चेक करेंगे, इन्वर्टर पीसीबीज को चेक करेंगे, तो वो आपका लोकल वाला मल्टीमीटर तो प्रॉपर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो एसी डीसी का मिक्सचर आता है। इसी तरीके से अच्छी क्वालिटी का गेज हो आपके पास, वैक्यूम को चेक करने की फैसिलिटीज हो, टेम्परेचर को चेक करने की फैसिलिटीज हो। तो दोस्तों, प्रॉफिट हमको कमाना है तो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। पैसा किस तरह से अर्न करना है हम लोग आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। क्या आपका प्रॉफिट होना चाहिए 30% का, जो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो 30% का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आना ही चाहिए। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हमें प्रॉपर जेन्यून तरीके से ही काम करना चाहिए, लीकेजेस ना हो, ब्रेजिंग की खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपने इंजीनियर्स की ब्रेजिंग को देखिए। अभी कॉपर टू एल्युमिनियम ब्रेजिंग आ रही है, उसके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। जहाँ पे भी नट और बोल्ट और इस तरह का हम लोग फ्लेयर्स टाइट कर रहे होते हैं, उसमें भी केयर कीजिए। फ्लेयर को बहुत जोर लगा के बहुत ताकत से नहीं टाइट किया जाता है। फ्लेयर की फिटिंग में कभी भी कोई मटेरियल दूसरा इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। बहुत से लोग टेफलॉन टेप लगा देते हैं, लीकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, टेफलॉन की जरूरत नहीं है। इसी तरह से प्रॉपर आप फ्लशिंग कीजिए, अगर आपके पास फ्लशिंग का सिस्टम मौजूद है। कैपलरी और बाकी चीज़ों को ओरिजिनल ही लगाइए। अक्सर हमारे पास सवाल आता है कि कौन सी कैपलरी लगा दें। भाई साहब, जो कंपनी ने डिसाइड किया है, वो बहुत सी मशीनों को ख़राब करके एक परफेक्ट मशीन बनाई गई है, वही कैपलरी, जेन्यून कैपलरी इस्तेमाल कीजिए। मार्केट से 2 कैपलरी मिल रही है, थोड़ा महंगी है, एक सस्ती है। महंगी वाली अच्छी ब्रांडेड सही कैपलरी लगाइए, उसमें अंदर का डायमीटर फिक्स होगा। इसी तरह से चोकिंग से हम लोग बचें, वैक्यूम प्रॉपर करें, कंप्रेसर से फ्लशिंग ना करें, छोटे छोटे। और एक और बात, कंडेंसर और फ्रीज़र को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है वैक्यूम करते वक्त। जब आप वैक्यूम करेंगे करीब करीब 4500 माइक्रोन तक जब वैक्यूम हो जाएगा, तो पानी तो 0 डिग्री पे उबल जाता है। 4375 के आसपास पानी तो 0 डिग्री पे उबल जाता है। तो आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं। जब आप गर्म करते हैं तो वहाँ एक थर्मिस्टर लगा है, या हो सकता है थर्मोस्टेट लगा हो, इलेक्ट्रॉनिक वालों में थर्मिस्टर लगा होगा। ये दोनों जैसे ही 60 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है, दोनों का बेलो या तो ब्लास्ट हो जाती है, या उनकी सेटिंग बिगड़ जाती है, कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है। तो क्या होने वाला है, आपने तो गर्म कर दिया और थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक नहीं कर रहा। क्यों ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका जो कैलिब्रेशन था वो बिगड़ गया, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। कहीं 75 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री पे गर्म हो गया। फिर वेट करके तोल के हम लोग रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे, प्रॉपर वैक्यूम करके काम करेंगे, बढ़िया सा प्रॉफिट कमाइए, खूब मौज कीजिए। क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। अभी आज का बाहर का तापमान लखनऊ में 34-35 डिग्री है। मतलब अगले 3-4-5 दिनों में ये 38, 40, 42, 44 होने वाला है। तो सीजन स्टार्ट हो रहा है, हम लोग दिमागी तौर पे भी तैयार हों, और अपने इक्विपमेंट्स को भी बढ़िया रखें, और अपनी नॉलेज को भी शार्प रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।